हेलो दोस्तों, आरएस अकेडमी 2012 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइकोलॉजी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ या मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो इसको देखने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि मनोविज्ञान जो शब्द है साइकोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोकलेनियस नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था 1590 ईस्वी में। कितने में? 1590 ईस्वी में। रुडोल्फ गोकलेनियस यानी 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोकलेनियस नामक मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हम देखते हैं तो साइकोलॉजी शब्द जो हमारा है दो शब्दों से बना है। पहला साइको, साइको प्लस लॉगस, साइको प्लस लॉगस। साइको का अर्थ पहले क्या था? आत्मा, और लॉगस का अर्थ था ज्ञान। तो शुरू में साइकोलॉजी का मतलब क्या था? आत्मा का ज्ञान। इसी रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन समय बीतता गया, कुछ दिन बाद इसका अर्थ थोड़ा सा बदल गया। साइको प्लस लॉगस की जगह पर इसका अर्थ क्या हो गया? साइकी प्लस लॉगस, साइकी प्लस लॉगस। यहाँ पर देखिए, साइकी का अर्थ वही था आत्मा, लेकिन लॉगस का अर्थ चेंज हो गया। इसका अर्थ हो गया अध्ययन या स्टडी, अध्ययन या स्टडी। यानी कि शुरू में इसका क्या अर्थ था? साइको प्लस लॉगस, आत्मा प्लस ज्ञान, और बाद में इसका अर्थ बदल गया, साइको की जगह साइकी हो गया। लेकिन यहाँ पर भी साइकी का अर्थ क्या था? आत्मा, लेकिन लॉगस का अर्थ बदल गया था, और लॉगस का अर्थ यहाँ पर हो गया ज्ञान की जगह पर अध्ययन। तो बाद में साइकोलॉजी शब्द का अर्थ जो हुआ आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले शुरुआती दिनों में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद इसको स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। तो इसकी परिभाषा भी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। तो शुरू में हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या थी, और इसके बाद समय बीतने के साथ साथ इसकी परिभाषा में क्या क्या डिफरेंस आया, हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अब क्या देखेंगे? परिभाषा या डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। यानी शुरू में लगभग 1590 से 1600 ईस्वी तक साइकोलॉजी को साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल कहा गया। यानी साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो इसको कहने का श्रेय किसको जाता है? सबसे मुख्य मनोवैज्ञानिक इसमें थे प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने क्या कहा कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन होता है। इसके बाद कि कुछ समय बीतने के बाद उस समय तत्कालिक जो मनोवैज्ञानिक थे, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का विषय, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, आत्मा की व्याख्या करने में असफल रहे। जब असफल रहे तो जो साइकोलॉजी की परिभाषा थी, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, ये धीरे धीरे अमान्य हो गई। और इसके बाद आती है 1700 ईस्वी। यानी 1700 ईस्वी में साइकोलॉजी की परिभाषा थोड़ा बदल गई, और 1700 ईस्वी में साइकोलॉजी की परिभाषा कहा गया साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। मतलब मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इसका श्रेय जाता है पाम्पोनाजी, मनोवैज्ञानिक पाम्पोनाजी। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो होता है ये मन का विज्ञान है। लेकिन यही बात जो शुरू में आई थी वही बात यहाँ पर भी आई। ये सब बताने में ये सब भी असफल रहे। इसके नाते क्या हुआ, 1700 ईस्वी से लगभग 1800 ईस्वी तक, कब तक, 1700 से
1800 ईस्वी तक, 1700 से 1800 ईस्वी तक ये परिभाषा मान्य थी। लेकिन धीरे धीरे जब नए नए मनोवैज्ञानिक आए और लास्ट में जब ये लोग व्याख्या इसकी करने में असफल रहे तो ये परिभाषा भी इनकी क्या हो गई, अमान्य हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे 19वीं सदी। 19वीं सदी आती है। 19वीं सदी में साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस कहा गया, यानी साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मनोविज्ञान हमारा जो है वह हमारे चेतना का विज्ञान है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना का विज्ञान। इसमें देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक मुख्य हुए, जेम्स विलियम्स, विलियम वुंट, जिन्होंने बताया कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन वही समस्या यहाँ भी खड़ी हो गई और ये मनोवैज्ञानिक या इसकी व्याख्या नहीं कर पाए और इसका स्वरूप, इसका रंग रूप, इसका आकार, इसका शरीर के साथ क्या संबंध है, व्याख्या नहीं करने के नाते इनकी जो परिभाषा थी ये अमान्य कर दी गई। इसके बाद क्या आई, 20वीं सदी। 20वीं सदी में 3 मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से हुए, जिन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक आए और जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया और जो इनकी परिभाषा थी यही सर्वमान्य हुई और ये 20वीं सदी से आज तक इसी रूप में माना जाता है और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। केवल व्यक्ति या मनुष्य का व्यवहार नहीं आता है, इसमें जानवरों का व्यवहार भी होता है। जैसे मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ इसमें जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए जो व्यवहारवादी थे और उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी। इसमें सबसे मुख्य मनोवैज्ञानिक थे पहले मोर्गन। मोर्गन ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन है। इसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक आए क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, मनोविज्ञान की परिभाषा में मनोविज्ञान मानव व्यवहार का और संबंधों का अध्ययन होता है। क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का और उनके संबंधों का अध्ययन होता है। इसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक आए मन, जिन्होंने क्या कहा मनोविज्ञान की परिभाषा में, मनोविज्ञान अनुभवों के आधार पर किए गए अनुभव का धनात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से कई व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने मनोविज्ञान को अपने तरह से परिभाषित किया और इस तरह से हम देखते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार का विज्ञान है और इसमें पशुओं का, मनुष्यों का, सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के अध्ययन में मनुष्य के द्वारा जिस वातावरण में मनुष्य रहता है जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं की जाती हैं वही उसका व्यवहार होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के विषय में अध्ययन करेंगे। मानव बिहेवियर यानी मनुष्य या कोई व्यक्ति जिस एटमॉस्फेयर में रहता है या जिस वातावरण में रहता है वहाँ पर कुछ न कुछ उद्दीपक होते हैं और उन्हीं उद्दीपकों से उद्दीपन आते हैं हमारी तरफ या उस व्यक्ति की तरफ। उस उद्दीपक को व्यक्ति के अंदर स्थित ज्ञानेंद्रियां या उसको कह सकते हैं संवेदी अंग के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के बाद उसको स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में पहुंचाया जाता है। फिर ब्रेन से अनुक्रिया आती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे प्रभावी अंगों में। तो जब प्रभावी अंग हमारे उस अनुक्रिया को पाएंगे और उसी तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा अपने एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं, चाहे क्रिया हो चाहे प्रतिक्रिया हो, व्यवहार कहते हैं। अब इसमें देखेंगे आप लोग तो कुछ क्रियाएं होती हैं दृश्य और कुछ क्रियाएं होती हैं अदृश्य। दोनों तरह की क्रियाओं को मिलाकर मनुष्य का व्यवहार होता है और इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, दृश्य और अदृश्य दोनों क्रियाओं का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं
कि जिस एटमॉस्फेयर में कोई व्यक्ति है वहाँ पर क्या सबसे पहले होगा, उद्दीपन। क्या होगा, उद्दीपन, जो कि हमारे संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, हमारे संवेदी अंगों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा। संवेदी अंग मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ज्ञानेंद्रियाँ 5, आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं या संवेदी अंग हैं। इन्हीं के द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है और इस उद्दीपन को पहुंचा दिया जाता है हमारे स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक पहुंच जाता है हमारा संदेश या उद्दीपन। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ से जो प्रेरक अंग होते हैं हमारे, प्रेरक अंग यानी प्रभावी अंग, वहाँ से अनुक्रिया आती है स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से हमारे प्रेरक अंगों में या प्रभावी अंगों में वह अनुक्रिया आती है। इसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, व्यवहार का प्रदर्शन। ये लास्ट स्टेज है, जब अनुक्रिया प्रभावी अंगों में आ जाएगी तो हमारा शरीर किसी न किसी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति में व्यवहार का प्रदर्शन होना है या व्यवहार घटित होना है तो उसमें 4 चीज़ें होनी आवश्यक है। वातावरण में उद्दीपन, उसको ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, और इसके बाद जो संवेदी अंगों के द्वारा सूचना मस्तिष्क में गई है, मस्तिष्क से उसको फिर प्रभावी अंगों तक लाने के लिए प्रेरक अंग हमारे होते हैं। इसके बाद लास्ट में चौथा स्टेज जो है, यानी कि उस अनुक्रिया के हिसाब से हमारा शरीर या वह व्यक्ति व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इस तरह से हमारा व्यवहार घटित होता है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसको घटित होने में 2 चीज़ें मुख्य रूप से काम करती हैं। एक होता है रिसेप्टर और दूसरा है इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर में सभी ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं। क्या आएंगे, सभी ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कितनी, 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वही इसमें आती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये होते हैं रिसेप्टर। इसके बाद इफेक्टर या प्रभावक। प्रभावक में आप देखेंगे तो 2 चीज़ें आती हैं मुख्य रूप से। एक होता है मांसपेशियाँ, और दूसरा है ग्रंथियाँ। मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ, मसल्स और ग्लैंड्स। तो इस तरह से हम देखेंगे रिसेप्टर में हमारा आता है सभी प्रकार की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और इफेक्टर में आता है हमारी मांसपेशियाँ और हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं। तो ये सब हमारे मिलकर व्यवहार को घटित कराने का काम करते हैं। अब रिसेप्टर का काम क्या है, किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करके उसको कहाँ पहुँचाना, हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर हमारा संदेश आएगा हमारे प्रभावी अंगों तक या इफेक्टर तक, और इफेक्टर उसी तरह के कार्य करेगा या व्यवहार का प्रदर्शन करवाएगा। तो इस तरह से मानव का व्यवहार घटित होता है। मांसपेशियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और ग्रंथियों के बारे में इसके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। उसमें पूरा डिटेल में ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया गया है या बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, मांसपेशियाँ जो कि 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की, 3 तरह की। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल, स्केलेटल और कार्डियक मसल। कार्डियक, तो स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो 3 तरह की मांसपेशियां हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशी, स्केलेटल मसल्स कंकाली मांसपेशी, और कार्डियक मसल्स यानी हृदय मांसपेशी। तो 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती है ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं या अरेखित मांसपेशी। स्मूथ मसल्स जो होती है
यह हमारे उन अंगों में पाई जाती है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, यानी जिनमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें ये स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। इनको अरेखित मांसपेशी भी कहते हैं या अनैच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। जैसे हमारे श्वास नाल में, हमारे आहार नाल में, हमारे अमाशय में, ब्लड वेसल्स में, इन जगहों पर स्मूथ मसल्स पाई जाती है। इसके बाद दूसरी है स्केलेटल मसल्स या कंकाली मांसपेशी। यह एक ऐच्छिक पेशी होती है या रेखित पेशी भी इसको कह सकते हैं। यह जो होती है हमारे जो इच्छा से काम करने वाले अंग हैं उनमें यह पाई जाती है। जैसे हाथ और पैर, जैसे हाथ पैर हम इधर उधर हिला डुला लेते हैं, मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती है हड्डियों को शक्ति और गति दोनों प्रदान करने में सहायक होती है। इसके बाद लास्ट में है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी एक अनैच्छिक पेशी की तरह ही होती है। जैसे स्मूथ मसल्स है उसी तरह से कार्डियक मसल्स भी होती है। यह हमारे जो अंग ऐसे हैं जो अनैच्छिक होते हैं यानी हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, उनमें यह पाई जाती है। जैसे हमारा हृदय कार्डियक मसल्स से बना होता है जो कि एक अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, वह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता है और उसको बनाने का काम कार्डियक मसल्स का है। मसल्स के बाद हम लोग देखेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियों के बारे में आपको बता दिए कि ये इसके पहले पढ़ाया जा चुका है और इसका वीडियो आप पा सकते हैं चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाकर वहाँ ग्रंथियों के बारे में पूरा डिटेल का वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से मानव व्यवहार जो घटित होता है उसमें हमारे रिसेप्टर्स यानी सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं और हमारी ग्रंथियां उसमें मिलकर काम करती हैं और ये सभी मिलकर मानव व्यवहार को घटित कराने का काम करते हैं या प्रदर्शित कराने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। मन की संरचना में हम देखते हैं तो सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने मन का 3 स्तर बताए हैं। मन का कितना स्तर? 3 स्तर बताए हैं। जो मन या हमारे माइंड की स्टेज होती है वो 3 स्टेज होती है। पहला है चेतन या कॉन्शियस, दूसरा है अर्धचेतन सब कॉन्शियस, तीसरा है अचेतन अनकॉन्शियस। ये तीनों मन के स्टेज होते हैं। अब देखिए मन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। मन जो हमारा होता है हमारे शरीर के साथ साथ इसका वृद्धि विकास होता है या शरीर के विकास के साथ ही मन हमारा जटिल होता चला जाता है। मन में सभी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे हमारी स्मृति, तर्क करना, चिंतन करना, अवधान, भावनाएं, अवलोकन, सब इसमें शामिल होता है। तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी विकास करता है और धीरे धीरे जटिल होता चला जाता है। तो इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन के 3 स्टेज को बताया है। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस। ये तुरंत ज्ञान से इसका संबंध है, यानी जो तर्कपूर्ण हम बोलते हैं, बात करते हैं या कुछ देखते हैं तो तुरंत ज्ञान से मतलब क्या है? चेतन। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या तर्कपूर्ण जो बात करते हैं, ये सब किसका काम है? चेतन मन का। चेतन मन जो हमारा होता है इसके 2 भाग हैं। कितने भाग? 2 भाग। पहला है चेतन का केंद्र और दूसरा है सीमा प्रदेश। जैसे ये हमारा चेतन मन है तो जो चीजें केंद्र पर होती हैं या बीच में होती हैं, सेंटर पर होती हैं, उस पर हमारा ध्यान अधिक जाता है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका ज्ञान भी ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सीमा प्रदेश, यानी इसके अलावा इधर का जो एरिया है ये सब सीमा प्रदेश कहलाता है। यानी जो वस्तुएं, जो चीज़ें या जो बात यहाँ पर होगी, यहाँ पर हमारा ध्यान कम केंद्रित होता है, उसका ज्ञान हमको कम हो पाएगा या उसका अवलोकन हमको कम होता है।
इसलिए इसको बोलते हैं सीमा प्रदेश। यानी जो वस्तु या जो चीज़ें, जो इच्छाएं, जो बात हमारा केंद्र में होगा उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित होता है, और जो सीमा प्रदेश में होंगे उस पर हमारा ध्यान कम केंद्रित होता है। तो जो केंद्र में होगा उसका हमको ज़्यादा ज्ञान होगा, जो सीमा प्रदेश में होंगी जो वस्तुएं उसका हमको कम ज्ञान हो पाता है। तो इस तरह से हमारा जो चेतन मन है दो भागों में डिवाइड होता है। एक है चेतन का केंद्र, दूसरा है सीमा प्रदेश। इसके बाद अर्ध चेतन, यानी इसको सब कॉन्शियस कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, अर्ध चेतन जो हमारा होता है, यह एक साधारण स्मृति होती है। जैसे हम लोग चेतन मन के द्वारा कुछ देखे, अवलोकन किए, कुछ पढ़े, तो वो सब हमारे चेतन मन में जाएगा। चेतन मन से वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? अर्ध चेतन में। यानी इसी अर्ध चेतन में वह हमारी स्मृति के रूप में इकट्ठा रहेगा। तो अर्ध चेतन क्या है? एक साधारण स्मृति है, और जो स्मृति जरूरत पड़ने पर हम अगर प्रयास करें तो हमको याद आ जाती है। जो स्मृति, जो मेमोरी हमारी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब चाहें उसको याद कर सकते हैं। यानी वो पहले चेतन में था, चेतन से कहाँ गया? अर्ध चेतन में, और वहाँ कुछ दिन तक इकट्ठा पड़ी रहेगी। जब उसकी ज़रूरत हमको होगी, हम अगर चाहेंगे तो वह चीज़ हमको याद हो जाती है। और अर्ध चेतन का यही काम है, यानी चेतन मन से जो चीज़ें हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, वो सीधा चेतन में आएगा। चेतन से कहाँ आएगा? अर्ध चेतन में। और अर्ध चेतन में यह स्मृति हमारी बनी रहती है, और जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको याद कर सकते हैं, अपने चेतन मन में इसको वापस ला सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जब कोई इस परीक्षा की तैयारी करता है, खूब पढ़ता लिखता है, जब वो पढ़ रहा है तो वो क्या है? चेतन मन। यानी जो तुरंत ज्ञान उसको हो रहा है वो क्या है? चेतन मन। लेकिन वो जो चीज़ें पढ़ लिया है वो धीरे धीरे चेतन मन से कहाँ चली जाएंगी? अर्ध चेतन में। अर्ध चेतन में जाने के बाद उसकी स्मृति में वो बनी रहेंगी। लेकिन जब वो परीक्षा केंद्र पे मान लो जाता है, पेपर जब पाएगा तो तुरंत वो प्रयास करेगा, तो धीरे धीरे वो अर्ध चेतन से चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? उसके चेतन में। और वह परीक्षा में जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर अपने मन से, अपने दिमाग से, या अपने अर्ध चेतन से चेतन में लाकर कॉपी को पूरा लिख सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जो यादें या जो स्मृति या जो चीज़ें अर्ध चेतन में हैं तो उसको हम चेतन में अपने प्रयास या संघर्ष से उसको चेतन में ला सकते हैं, और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्ध चेतन हमारा काम करता है। इसके बाद लास्ट में हमारा बचा है अचेतन। अब देख लीजिए, अचेतन जो है अनकॉन्शियस माइंड। पहले क्या था? देखते हैं, सुनते हैं या अवलोकन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, तो तुरंत वो कहाँ ज्ञान होगा उसका? चेतन मन में। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? अर्ध चेतन में। अर्ध चेतन के बाद कुछ दिन और बीतने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? उन्हीं अर्ध चेतन से जो स्मृति होती है हमारी, कुछ चली जाती है अचेतन में। कहाँ चली जाती है? अचेतन में। और अचेतन जो माइंड हमारा होता है, दिमाग जो होता है, ये स्मृति का भंडार है। यानी पूरे हमारे मन के जो पार्ट होते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग यही है अचेतन, और इसको मन का भंडार भी कहते हैं। जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं या जो हमारी भावनाएं होती हैं जो दमित होती हैं, यानी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं हमारे मन में जिसको दमित कर दिया जाता है। जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती, वो किसी भी कारण से न पूरी हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, या कोई और कारण हो, किसी भी कारण के द्वारा जब हमारी इच्छाओं को दबा दिया जाता है या दमित कर दिया जाता है, तो वो इच्छाएं हमारी अर्ध चेतन से सीधा किस में चली जाती हैं? अचेतन में। और जब ये अचेतन में चली जाती हैं तो इन इच्छाओं को या इन स्मृति को, इन बातों को हम चाह कर भी अपने अर्ध चेतन में
अचेतन से अर्ध चेतन में या अर्ध चेतन से चेतन में नहीं ला सकते। यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार अचेतन में जो भी बातें हमारी गई हैं, जो भी हमारी इच्छा दमित हुई है, वहाँ जो भी भावनाएं हमारी पहुँची हैं, अगर दमित होकर यहाँ पहुँच गई तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको अर्ध चेतन में, अर्ध चेतन से चेतन मन में नहीं ला सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं या जो हमारी भावनाएं हैं जो दब गई हैं, जो अचेतन में चली गई हैं, कभी कभी ये इच्छाएं, ये भावनाएं जो अचेतन मन में हैं हमारे व्यवहार को इनडायरेक्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं या प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो हम सपना देखते हैं रात में सोते समय, हमको लगता है ये चीज़ हम कभी सोचे ही नहीं है, लेकिन ये हम लोग को सपने में आई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो स्मृति है, वह जो बात है, हम कभी न कभी सोचे थे या कभी न कभी देखे थे, लेकिन वो हमको याद नहीं है क्योंकि वह हमारे अचेतन मन में थी। हमको याद कहाँ तक रहता है? चेतन मन का और अर्ध चेतन का, इसका नहीं याद रहता। अचेतन मन में जो इच्छाएं गई हैं हमारी, जो भावनाएं गई हैं दबने के बाद या दमित होने के बाद, वो हमको याद नहीं रहती। अगर हम याद करने का प्रयास भी करें तब भी उसको हम अपने चेतन मन में नहीं ला सकते। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों को कभी नहीं सोचे थे, लेकिन हमारे सपने में कैसे आई। तो ये काम कौन करता है? हमारा अचेतन मन। यानी आदमी जब सोते समय स्वप्न देखता है, वो स्वप्न किससे आते हैं? हमारे अचेतन मन से आते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई अकेले में जब है तो उसका व्यवहार दूसरे ढंग का प्रदर्शित होता है। एकाएक आदमी रोने लगता है या एकाएक तेजी से हंसने लगता है। तो इस तरह का व्यवहार जो घटित होता है, ये सब अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं, दमित भावनाएं हैं, उसके द्वारा होता है। यानी अचेतन मन के द्वारा भी मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। चेतन मन प्रभावित करता है, क्लियर है। अर्ध चेतन भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बाद अचेतन मन भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन यह हमारी जानकारी में नहीं होता। हमारे व्यवहार को स्वतः ही घटित करा देता है। और कैसे कराता है? क्योंकि वो इच्छाएं कभी न कभी हमारे अंदर थी और वह केवल दमित होकर या दबा दी जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? चेतन से अर्ध चेतन में, अर्ध चेतन से अचेतन में। तो कुल मिला के अचेतन जो हमारा माइंड है, इसको मन का भंडार भी कहते हैं। और इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने मन की संरचना के विषय में इसके 3 उपतंत्र भी बताए थे। कितने उपतंत्र? 3 उपतंत्र। इसमें तीनों क्या हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का मतलब इदम, ईगो का मतलब अहम और सुपर ईगो का मतलब परा अहम। अब हम तीनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। पहला है इड, इसको हिंदी में इदम कहते हैं। दूसरा है ईगो, हिंदी में अहम इसको बोलते हैं। तीसरा है सुपर ईगो, इसको परा अहम कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इड क्या है? इड को हम प्राथमिक सोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सोच। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इड उसमें शुरू से ही रहता है, यानी जन्म से ही इड उसमें रहता है या विद्यमान रहता है। इड उसकी प्रारंभिक सोच होती है, शारीरिक जरूरत जो उसकी होती है वही कहलाता है इड। जैसे भूख लगना, रोना, हंसना, गाना, खेलना, ये सब उसकी प्रारंभिक इच्छाएं हैं और इसी को क्या कहा जाता है? इड। इसे सुख का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इड जो होता है यह इच्छाएं होती हैं, प्रारंभिक इच्छाएं होती हैं और इसकी संतुष्टि होने पर, जैसे यानी उसकी इच्छा पूर्ति अगर हो जाती है तो उसको सुख मिलता है, इसलिए इसको सुख का सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चा जब कुछ देखेगा उसको लेने के लिए जिद करेगा, उसको परिस्थिति से नहीं मतलब है, नैतिकता से उसको नहीं मतलब है, क्या सही है क्या गलत है ये सब उससे नहीं मतलब है। केवल उसको क्या चाहिए? जो चीज़ उसको पसंद आ गई या जो चीज़ वो पाना चाहता है उसके लिए जिद करने लगेगा।
रोने लगेगा। परिस्थिति का ज्ञान उसको नहीं होता है, वास्तविकता का ज्ञान उसको नहीं होता है कि जिसके साथ वो है, पापा के साथ है, अगर पापा के पास पैसे हैं कि नहीं है, वो हमारा है कि नहीं है, हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उसको क्या चाहिए, सिर्फ अगर वो खिलौना देख के रोने लगा तो उसको वो खिलौना चाहिए। यही होता है इड। इसके बाद ईगो। जब बच्चा धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ेगी, 10 से 12 साल का हो जाएगा, तब उसमें ईगो जागृत हो जाता है। ईगो यानी अहम की भावना। क्या होती है? अहम की भावना। जैसे कोई बच्चा जा रहा है, आम का फल लगा है, तो उसके बाद वो देखेगा तो उसका मन कहेगा खाने के लिए, यानी उसका इड जो होगा वहाँ पर जागृत हो जाएगा, उसकी जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाएंगे, आम खाने का मन उसका कहने लगेगा। तो उसके बाद अगर उसमें ईगो जाग गया या ईगो जागृत हो गया है तो क्या करेगा, वह आम को खाने का प्रयास कैसे करेगा। आम अगर उसके पहुँच में है तब उसको पाएगा। आम को वो चोरी से भी खा सकता है, आम को चोरी से भी खा सकता है या उसको छीन कर भी खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें अहम आ गया है। वो सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अहम का मतलब मैं की भावना उसमें होती है। मेरे बारे में क्या लोग कहेंगे, मुझे बुरा कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब उसमें भावनाएं आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, परिस्थिति का ज्ञान होता है। क्या होता है? परिस्थिति का ज्ञान होता है। बच्चे में ये ज्ञान हो जाएगा, वास्तविकता को परखने की पहचान उसमें हो जाएगी कि ये आम जो हम देख रहे हैं खाने के लिए, हमारा मन कह रहा है ये बाउंड्री के अंदर है या माली की रखवाली में है, यह आम हमको नहीं मिल सकता है, चलो हम अपनी इच्छा को दबा दें। यानी इड को ये क्या करेगा, दबा देगा। या आम को मांग कर खाने का प्रयास करेगा या आम को खरीद कर खाने का प्रयास करेगा। यानी इसको वास्तविकता का ज्ञान भी होता है और अपने अहम को बचाने के लिए ये इड को कभी कभी दबा भी देता है। तो ईगो क्या है, हमेशा ईगो जो है इड से इसको ऊर्जा मिलती है। ईगो को इड से कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। जैसे देखो, आम खाने का इसका मन कहा, यानी इड जागृत हुआ। अब आम खाने के लिए वो कुछ करेगा, यानी ये ऊर्जा कुछ करने के लिए उसको कहाँ से मिली, इड से मिली। तो इड से हमेशा ईगो को ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारा मन कहा हम आईफोन खरीदेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर ईगो है, कुछ समझ है, परिस्थिति का परखने का ज्ञान है, वास्तविकता को पहचानने का ज्ञान है, यानी कुल मिला के अगर हमारे अंदर ईगो है तो हम क्या करेंगे, पहले ये सोचेंगे कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है, या कब तक हमारे पास पैसा हो जाएगा, या पापा के पास कब पैसा होगा, उनका पेमेंट कब आएगा। तो पूरी वास्तविकता की पहचान करके हम डिसाइड करेंगे कि आईफोन कब लेना है। यानी कि अगर हमको तुरंत पैसा मिल जाएगा तो कल ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो परिस्थितियों के साथ हम समझौता करेंगे, आईफोन को हम अगले महीने लेंगे। तो इस तरह से इड को कभी कभी ईगो दबा देता है और कभी कभी इड भी ईगो पर हावी हो जाता है। यानी कुछ इच्छाएं करती हैं हमारा, तो वहाँ ईगो को दबा दिया जाता है और उन इच्छाओं को ईगो को दबा कर पूरा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ईगो हमारा काम करता है। इसको द्वितीयक सोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी थॉट या द्वितीयक सोच भी इसको कहते हैं। प्राथमिक सोच और ये है द्वितीयक सोच। अब देखिए तीसरा जो हमारा है सुपर ईगो या परा अहम, यहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। परा अहम को आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं, परा अहम को आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं। इसमें देखिए इड जो होता है हमारा प्रारंभिक इच्छा है, ये द्वितीयक इच्छाएं होती हैं। इसके बाद सुपर ईगो जो होता है ये आत्मा की आवाज़ होती है। कोई भी काम हम करने जाएंगे तो हमारी आत्मा हमको बताती है ये काम सही है कि गलत है, इसको हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे इड तो हमेशा हमको कहेगा ये काम करो, कहेगा, लेकिन जो सुपर ईगो है ये आत्मा की आवाज़ कह सकते हैं, ये हमेशा सही और गलत का निर्णय लेने के लिए हमको प्रेरित करता है।
और सही क्या है क्या सही नहीं है इसको बताने का काम हमको कौन करता है? सुपर ईगो। सुपर ईगो को परिवार का संस्कार भी कह सकते हैं। सुपर ईगो को क्या कह सकते हैं? परिवार का संस्कार भी कहते हैं। सुपर ईगो नैतिक मूल्य को कह सकते हैं। यानी सुपर ईगो अगर जिसमें जागृत हो जाता है तो उसके अंदर नैतिक मूल्य बढ़ जाएंगे, सामाजिक जो मानक होते हैं वो उसके अंदर होंगे। यानी कोई भी काम वो समाज से हटके नहीं करेगा, अपने नैतिक मूल्यों के हिसाब से करेगा और हमेशा ये किसी भी व्यक्ति को सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, मान लो कोई बच्चा गया, आम देखा, आम को खाने का मन कहा, तो आम जो देखा उसकी प्रारंभिक इच्छा जो हुई आम खाने की, ये ईड हो गया। अब इसके बाद ईगो देख लीजिए, वो पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करेगा, वास्तविकता का उसको ज्ञान होगा। तो इसका अर्थ यही होता है वास्तविकता का ज्ञान, यानी उसमें ईगो जागृत होगा और अहम की भावना उसके अंदर होगी, मैं की भावना होगी और वो अपने अहम को बचा कर काम करने की कोशिश करेगा। यानी वो परिस्थिति को देखेगा कि हम उस आम को पा सकते हैं कि नहीं, वो आम मालिक की रखवाली में है इसलिए उसको हम नहीं पाएंगे। यानी वह अपनी इच्छा को दबाने का प्रयास करेगा और वह आम को चोरी से भी खा सकता है, लेकिन वहाँ पर सुपर ईगो यानी जो उसके परिवार के संस्कार हैं, जो आत्मा की आवाज़ है, जो नैतिक मूल्य हैं, वह उसको रोकेगी। यानी आम को चोरी से खाना या छीन कर खाना ये गलत है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, तो यही सुपर ईगो उसको रोकेगा। तो तीनों चीज़ें एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आम खाने की इच्छा जो हुई जागृत, ये है ईड। इसके बाद पूरी वास्तविकता का उसको ज्ञान हुआ, ये है ईगो। इसके बाद आम को चोरी से न खाकर वह मांग कर खाने की कोशिश करेगा या खरीद कर खाने की कोशिश करेगा। ये काम कौन करवाएगा? उसका सुपर ईगो। और यह सुपर ईगो जो होता है ये हमेशा नैतिक मूल्यों पर या परिवार के संस्कार पर या सामाजिक नियमों के आधार पर कार्य करता है और इसको आत्मा की आवाज़ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुपर ईगो कभी गलत काम करने का निर्देश नहीं देता है। और इस तरह से हम अपनी जो इच्छाएं हैं इन तीनों को इसमें देख सकते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अब हर तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। जैसे साइकोलॉजी की क्लास इस पे चलेगी और बायोलॉजी की क्लास चलेगी, इंग्लिश ग्रामर की पूरी क्लास आपको मिलेगी। हमारे चैनल RS एकेडमी 2012 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।